हाँ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है सूर्यदेव शर्मा और हम आज की क्लास में फिर से हाजिर हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और प्रॉपर तरीके से इस क्लास की शुरुआत कर देते हैं बिना कोई समय गंवाए। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय एंशिएंट हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री में हमारा जो है मामला निपट चुका है। हम पढ़ चुके हैं हड़प्पा को, है ना। हम पढ़ चुके हैं वैदिक काल को। वैदिक काल के दोनों चैप्टर हम लोगों ने देख लिए। फिर हम लोगों ने देखा महाजनपद, है ना। और महाजनपद के बाद में फिर हमने देखा मगध साम्राज्य का उत्कर्ष और उसके बाद की कहानी अब हुई है शुरू। ठीक है, तो अब कहानी को प्रॉपर तरीके से शुरू हो गई है। बात कर रहे हैं हम लोग मौर्य एम्पायर की। मौर्य एम्पायर जो है ये, इसके बारे में अगर हम जानकारी की बात करें तो बड़ा उथल पुथल वाला सिस्टम है। इसमें कई सारे विद्वानों में अलग अलग मत हैं दिए हुए कि कहां से इसकी जानकारी मिलती है, आखिर मौर्य सम्राट था कौन। बिल्कुल मैं इसकी बात करूंगा एकदम प्रॉपर तरीके से। इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्या नाम था उसका? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और स्थापना इसकी कब हुई है? 322 ईसा पूर्व में, 322 बिफोर क्राइस्ट की। ठीक है, इसके स्रोत क्या है? स्रोत की बात करेंगे कि आखिर हमें इसकी जानकारी कहां कहां से मिलती है। ये क्वेश्चन आता, डायरेक्ट फंसता है क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पहला जिस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है इस मामले में, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक, ये लिखी थी चाणक्य ने। और चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त भी था, ध्यान रखें, ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक, ये क्या थे? ये तक्षशिला के आचार्य थे। कहां के आचार्य हैं ये? तक्षशिला के आचार्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य को, ये मैं पूरी कहानी मतलब अभी बताने वाला हूं, पहले इसकी बात करते हैं हम लोग। इनकी पत्नी का नाम यशोमती मिलता है। ये वो नहीं यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी सानू क्यों काला, ऐसी कोई बात नहीं है फिलहाल। तो चलो ठीक है, आगे की बात करते हैं हम लोग पुराण की। पुराणों से भी हमें जानकारी मिलती है। पुराण जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। पुराण कैसा ग्रंथ है? एक ब्राह्मण ग्रंथ है। और ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब यह हो गया कि जिन हम 18 पुराणों की चर्चा सुनते हैं उन पुराणों में भी मौर्य शासक का उल्लेख मिलता है। यहां पर मौर्यों को शूद्र बताया गया है। कौन है ये? शूद्र है। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस एक नाटक है और इससे भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, बौद्ध और जैन ग्रंथ भी हैं जो हमें जानकारी देते हैं, जैसे कि हमें देखो दिव्यावदान से जानकारी मिलती है, हमें आचरांग सूत्र से भी जानकारी मिलती है ना। हमें कल्प सूत्र से भी जानकारी मिलती है। ठीक, इसके अलावा न्याय धम्म कहा सूत्र, वहां से भी हमें इस क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है। और इन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है। क्या बोला गया है? क्षत्रिय। ठीक, इसके अलावा बात करते हैं कि और क्या बातें हो सकती हैं। तेरे मेरे दो बातें हो सकती हैं, हाँ ठीक है, जो भी बातें हो। मैगस्थनीज, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था ये? सेल्यूकस निकेटर का। ये आकर के रुका था भारत में, बहुत लंबे समय तक रहा मौर्य साम्राज्य के दरबार में। और ये इसने जो कुछ भी यहां देखा सुना उन सब के बारे में इसने एक पुस्तक में लिखा और उस पुस्तक का नाम था इंडिका। उस इंडिका में उसने मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा। उसने यह तक लिखा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, भारत में चोरियां नहीं होती हैं, भारत में दंड का प्रावधान बड़ा सरल है।
और मृत्युदंड तो किसी को दिया ही नहीं जाता है। उसने ये बात इसलिए बोल दी कि दास प्रथा नहीं थी, क्योंकि जैसी दास प्रथा यूनान में थी, बुरी तरीके से लोगों को जानवर की तरह ट्रीट किया जाता था, वैसा भारत में नहीं था। इसलिए उसे लगा कि यहां दास प्रथा नहीं है। स्ट्रैबो ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है, लेकिन इसकी जो बातें वो थोड़ी सी मनगढ़ंत टाइप की लगती हैं। कार्सियस, इसका नाम था कर्टियस, कर्टियस के उल्लेख भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एक और लेखक था जिसका नाम था प्लिनी। प्लिनी भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देता है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि प्लिनी कभी भारत नहीं आया था, उसने सारा जो इतिहास है वो लोगों से सुन सुन के लिखा था। इसके बाद में हम आते हैं आगे की और जानकारी हमको कहां से मिलती है, तो ये जानकारी मिलती है हमें कुछ इंस्क्रिप्शन से, यानी अशोक के अभिलेख से। अशोक का अभिलेख हमको एक प्राप्त होता है बोगजकोई से। बोगजकोई में इसका अभिलेख प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि ईरान से लेकर और कर्नाटक तक मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख, इसको गिरनार का अभिलेख भी कहते हैं, गिरनार के अभिलेख से भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। नर्मदा नदी के किनारे कुछ शासन के बारे में इसकी जानकारी प्राप्त होती है। उस समय के भवन, हम अगर बात करते हैं अशोक के भवन के बारे में, तो अशोक के भवन जो थे वो काफी विशिष्ट से, ऐसा माना जाता है कि जैसे किसी देवताओं ने इसका निर्माण किया हो। मुद्राएं, तांबे की मुद्राएं हमको मिलती हैं, जिनसे मालूम चलता है कि उस समय किस प्रकार का लेन देन रहा होगा, कैसा क्या रहा होगा। इन मुद्राओं में जैसे कि कुछ खास मुद्राएं थी, मान लीजिए हम कारसापड़ की बात कर रहे हैं, हम निष्क की बात कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार की मुद्राएं यहां पर चला करती थी, और ये अधिकतर जो मुद्राएं थी वो चांदी और तांबे हुआ करती थी। सोने की मुद्राएं यहां पर कम दिखाई देती हैं। इससे ये मालूम चलता है कि मौर्यकालीन साम्राज्य जो है व्यवस्थित था, इतना गरीब टाइप का नहीं था। जहां चांदी और सोने की मुद्राएं दिखाई दे रही हैं, तो विनिमय की प्रक्रिया ठीक ठाक रही होगी। इनकी जो राजकीय मुद्रा थी उसको पण कहा गया है। क्या है? पण है। मृतभांड की अगर बात करेंगे तो चित्रित धूसर मृतभांड हमको यहां दिखाई देते हैं। चित्रित धूसर मृतभांड, अगर चित्रित हैं तो अच्छे बर्तन लेने की, अच्छी कढ़ाई सिस्टम लेने की जो औकात होती है वो हर किसी की नहीं होती है। व्यापार वाणिज्य बड़ा विस्तृत अवस्था में था इस काल का। चलिए ठीक है, आगे की बात करते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना बड़ी अच्छी और लंबी कहानी है, बड़ी लंबी कहानियां मेरे यार दी। ठीक है, चलो बात करते हैं। मौर्य वंश के प्रमुख शासक। वैसे तो मौर्य वंश के प्रमुख शासकों में केवल यही दो तीन नाम आते हैं। पहला आता है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा आता है बिंदुसार, तीसरा आता है दोस्तों अशोक। ठीक है, इन्हीं की बात करेंगे एकदम बारी बारी। निश्चिंत होकर एकदम कमर की पेटी बांध लो, बिंदास तरीके से हम लोग चल रहे हैं। सुनते रहो, केवल सुनते रहो एकदम मन लगा के। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ऐसी कुछ कहानियां प्रचलित हैं कि एक बार चाणक्य कहीं जा रहे थे घूमने के लिए, रास्ते में एक बच्चा जो है मिट्टी से खेल रहा था, मिट्टी को बार बार बना रहा था, घर नहीं बनना था। तो बताते हैं कि ये इसने देखा उसको, और इनके मन में विचार आया कि ये हो ना हो, ये एक दिन शासक बनेगा। मतलब पता नहीं क्या कैसे करके इन्होंने पहचान लिया कि ये शासक बनेगा। हमें यार कोई पहचान ही नहीं रहा, इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, कोई नहीं पहचान रहा। पता नहीं क्या पहचानने वालों की कमी है या फिर हमें भी कोई कमी है, पता नहीं इस बारे में, कि ये शासक बनेगा। ठीक है, तो ये ले गए उसको तक्षशिला। तक्षशिला भी तब लेगा जब इन्होंने, ये पहले गुलाम था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त ये गुलाम था, और ये किसी जमींदार के यहां, किसी जमींदार ने इसको खरीद रखा था। तो जमींदार से इन्होंने इसको मांग लिया।
कुछ पैसे चुकाए और फिर इसको मांग लिया और ये वहां से ले आए। पैसे नहीं चुकाए, शायद ऐसा कोई प्रश्न था जिस प्रश्न का उन्होंने उत्तर दिया और फिर ये उसको वहां से ले आए। तो तक्षशिला में प्रवेश करने के लिए बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वहां पर केवल राजकुमार लोग ही शिक्षा ग्रहण करते थे। और ध्यान रखें, नंद वंश का जो शासक था धनानंद, धनानंद का बेटा भी वहां पर शिक्षा प्राप्त कर रहा था। ठीक, उसके बाद तक भी बात पहुंचेगी, हम लोग इस बारे में बात करें। तो तक्षशिला में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही थी, तो ऐसा माना जाता है कि राजा की प्रवेश उसी को मिलेगा जो किसी बैल के, कोई बैल था, बैल के गले में रस्सी पड़ी हुई थी, मोतियों की माला वाली रस्सी। प्रतियोगिता हुई, बोले कि इस बैल, ये जो माला है इसको बिना तोड़े और बैल के गले से बाहर निकालना है। बड़ी कठिन परीक्षा थी। कोई बात नहीं, चंद्रगुप्त का मौका आया, हाथ में तलवार थी और खचाक से फिनिश। राजा लोग इतना थोड़ा ना सोचते हैं, जो राजा बनने वाले होते हैं। गर्दन काट दी, धड़ अलग, माला नीचे पूरी सहित बिना टूटे माला नीचे गिर गई। उठाई उसने माला को लेकर के आए, आवाज गुरुदेव के सामने रख दिया, बोले जे लो। बोले राजा बनने के लिए छोटे मोटे नुकसान को तो देखना नहीं पड़ेगा, ये तो होते रहते हैं। ये राजा बनने की कहानियां हैं। खैर कोई नहीं, तो कहते हैं कि उनको प्रवेश मिल गया और फिर चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने की कहानी यहीं से शुरुआत हो जाती है। फिर तक्षशिला में उस समय क्या था कि तक्षशिला के करीब तक, कंधार के क्षेत्र तक सिकंदर आ चुका था और सिकंदर ने भारत को विजित करने की चेष्टा जाहिर की थी। ऐसा माना जाता है कि धनानंद ने बेइज्जती की थी, किसकी? चाणक्य साहब की। तो चाणक्य की बेइज्जती की थी, तो चाणक्य ने यह कसम खाई थी कि मैं अपना बदला लेकर रहूंगा, जो उन्होंने मेरा अपमान किया है, जो मेरे उस सम्मानित पद से हटाया है, मैं उसका बदला लूंगा। तो बदला लेने के क्रम में क्या हुआ कि उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार करना शुरू कर दिया। अब मैं बात कर रहा हूं इस समय इस सिकंदर की। तो सिकंदर इस समय 326 ईसा पूर्व के लगभग, यानी 327 की बात मान लेते हैं हम, इस क्षेत्र के करीब, इसके लास्ट में मालूम चल गई कि हाँ भैया ये हमला करेंगे। चाणक्य ने कोशिश की धनानंद को समझाने की कि देखो भाई, हमला होने वाला है और तुम थोड़ा सा ध्यान दो भाई। बोला नहीं, ये गरीब सा तुच्छ ब्राह्मण क्या फालतू बातें कर रहा है, ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे पास बहुत भारी सेना है। अब धनानंद अपनी मत में चूर था, घमंडी था और साथ ही साथ शराबी भी था। अब शराबी धनानंद ये सोच रहा है कि मेरी इतनी बड़ी सेना है, सिकंदर की क्या औकात, ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन उसी समय पोरस के साथ सिकंदर का युद्ध हो गया था और पोरस ने जो है, हालांकि बहुत कोशिश की, अच्छी तरीके से वो लड़ा भी, लेकिन बेचारा हार गया। तो उन्होंने सेना राज्य वापस कर दिया सिकंदर ने, उसकी वीरता को देखकर, लेकिन साथ निभाने का वादा ले लिया। वैसा माना जाता है कि ब्यास नदी के उस पार सेना बैठी थी कि कैसे करके विजित किया जाए। अब चाणक्य और चंद्रगुप्त ये प्रक्रिया बना रहे थे कि इसे भारत में नहीं घुसने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक बड़े अच्छी कहानी है इस बारे में कि चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर, जो उनकी जो कुछ टुकड़ियां थी ऐसे करके सेनाओं की, बहुत बड़ी सेना थी, ये टुकड़ियां अपने आपस में खाना वाना बनाकर खाते थे। इन्होंने क्या किया कि इनके खाने में जहर मिला दिया, सभी के खाने में, कुछ के में नहीं भी मिलाया। तो और ये अफवाह फैला दी कि जो भी व्यक्ति इस नदी को पार करके भारत के अंदर जाता है उसकी मौत हो जाती है। अच्छा, जहर ऐसा था जो धीरे धीरे काम करता था, तुरंत नहीं।
तो हुआ क्या? हुआ यही कि उस जहर ने धीरे धीरे काम किया। 5 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो जो सैनिक क्रॉस कर रहे थे नदी को, जैसे वो नदी उधर जा रहे हैं, 1-2 दिन लगता ही था उनको वापस पहुंचने तक, वहां तक उनकी वहां मौत हो गई। अब जैसे तैसे करके कुछ सैनिक वापस आए ये बताने के लिए कि वहां सारी सेना मर गई है। वापसी आते आते वो ही मर गए। अब ये भ्रम जो फैला रखा था कि लोग मर रहे हैं ब्यास नदी पार करने से, वो उनकी हालत खराब हो गई और वो मारे गए। अब मारे जाने से जाहिर सी बात है कि भ्रम फैल जाएगा, लोगों में डर का माहौल हो गया। सेना डर गई। सेना ने कहा भैया अपने से नहीं हो पाएगा। सोचो पहले अफवाहें कितना बड़ा काम करती हैं। इस अफवाह ने इतना काम किया कि सिकंदर वहीं से वापस लौट गया। हालांकि वापस लौटते समय उसने बुकेफाला और निकैया नामक 2 नगरों का विकास किया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे वापस तो होना ही पड़ा ना। तो ये कहानी यहां पर थी। ठीक है, अब इस कहानी को यहीं पर छोड़ते हैं, ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे। ठीक, और तो इस प्रकार से क्या होता है कि बाद में 322 ईसा पूर्व में धनानंद को हटा करके चंद्रगुप्त मौर्य शासक बन जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र शासक माना जाता है, लेकिन जितने भी जैन धर्म के ग्रंथ हैं और बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, दिव्यावदान भी है, मुद्रा राक्षस भी है, ये जो है सब इसको क्षत्रिय मानते हैं। ये कहते हैं कि ये क्षत्रिय था। दूसरी बात है कि अगर हम चाणक्य की नीति की बात करें अर्थशास्त्र के अनुसार, एक प्रकार का राजनीतिक शास्त्र है, लेकिन इसका नाम अर्थशास्त्र है। इसमें कहा गया है कि क्षत्रिय ही एक वास्तविक और अच्छा शासक बन सकता है। इस आधार पर तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है क्षत्रिय ही हुआ। दूसरा, अगर हम इसके विवाह की बात करें तो इसका विवाह होता है हेलेना से। हेलेना जो थी वो सेलूकस निकेटर की बेटी थी। सेलूकस निकेटर, सेलूकस निकेटर जो है वो सिकंदर का सेनापति था, तो यहीं रुक गया था। शादी इनसे हो जाती है सेलूकस निकेटर से, वो हेलेना से, और उसके बाद में सेलूकस निकेटर चला जाता है। अब बदले में ले जाता है 500 हाथी और साथ में 4 क्षेत्र भी दे जाता है, जैसे कि एरिया, हेरात, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिपेनिसदाई, है ना, ये सारे क्षेत्र इनको दे जाता है। अगर हम मूल्यांकन करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का, तो चंद्रगुप्त मौर्य एक महान राजा था। साथ ही साथ एक इसको राजर्षि भी कहा जाता है। इसने अपने अंतिम समय में राज्य को त्याग कर जैन धर्म की दीक्षा ले ली थी और फिर संथारा विधि से या संलेखना विधि से इसने अपने प्राण त्याग दिए थे। मतलब ये मर गया था। ठीक, तो कर्नाटक में जाकर के इसने अपनी मतलब मृत्यु का वर्ण कर लिया था और इसकी डेथ हो गई थी। तो इस प्रकार से ये ठीक आदमी माना जाता है, लोभी और लालची नहीं था। साम्राज्य का विस्तार तो खैर इसने किया था। इसने विस्तार के क्रम में क्या किया था, इसके साम्राज्य का जो विस्तार था वो अगर हम बात करें तो ईरान से लेकर कर्नाटक तक था। ठीक है, और इधर अगर हम इधर इस तरफ के क्षेत्र की बात करेंगे तो बलूचिस्तान से लेकर, मतलब बलूचिस्तान का क्षेत्र से अगर लेकर हम बात करेंगे तो इधर बंगाल की खाड़ी तक। अगर ऊपर की बात करेंगे मतलब तो ईरान ये तो हो गया उत्तरी पश्चिमी, जम्मू से लेकर जम्मू के क्षेत्र में इसका शासन। तो इसने साम्राज्य का विस्तार तो खैर अच्छा किया था। ठीक, इसका एक बेटा हुआ, इसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार भी ठीक ठाक आदमी था, खैर उसने भी अपने समाज के हिसाब से अच्छा काम किया। बिंदुसार, इसे अमित्रघात भी कहा गया है। क्या नाम है इसका? अमित्रघात, क्योंकि अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का विनाशक। इसने 2 विद्रोहों का दमन किया था, जिसमें इसने पहले तो अपने बेटे सुमन को भेजा, जब उससे नहीं हुआ तो फिर इसने अशोक को भेजा। फिर इसने उज्जैन को जीता,
और उज्जैन को जीतकर उसने वहां पर राज्यपाल बनाया था किसको? अशोक को। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो उस समय ये उज्जैन का ही राज्यपाल था। कौन? ये। इसने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से 3 चीजें मांगी थी। उनके साथ इसका पत्र व्यवहार भी होता था। क्या हो रहा है? पत्र व्यवहार भी हो रहा है। ऐसा ऐसा कौन बताता? ऐसा बताता है एक यूनानी, इसका नाम, यूनानी लेखक जिसका नाम होता है एथेनियस। एथेनियस कहता है कि इसके विदेशों से भी संबंध थे। यह मिस्र के शासक फिलाडेल्फस से भी मुलाकात कर, मतलब पत्र व्यवहार करता है। मिस्र का शासक था फिलाडेल्फस। ठीक। इसके दरबार में डायोनिसस एक राजदूत था, वो भी आया था। ठीक। इसने 3 चीजों की मांग की थी। 3 चीजों में कौन कौन सी थी? अंजीर, मदिरा, दारू और दार्शनिक। कौन है? दार्शनिक। इन तीनों की मांग की। एंटियोकस ने कहा यार बात ठीक है तुम्हारी, मैं भेज दूंगा, लेकिन मैं 2 चीजें भेज सकता हूं केवल। तो उसने सूखी अंजीर भेज दी, मदिरा भेज दी, और दार्शनिक के रूप में कहा सॉरी यार, हमारे जो सीरिया का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें यह कहा गया है कि हम लोग दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं करते हैं। बिंदुसार बोला यार दारू भेज दी वही बहुत है, आई विल मैनेज। तो वो मैनेज कर लेता है। खैर ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है कि फिर आते हैं अशोक महाराज। और अशोक के इतिहास की तो बात ही अलग है, क्योंकि ये कहते हैं कि वास्तविक संस्थापक अगर माना जाए तो अशोक ही है इस मौर्य साम्राज्य का। अशोक मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना तो की है, लेकिन वास्तविक संस्थापक की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। तो राज्याभिषेक इनका होता है 269 बीसी में, 269 बीसी में। चौथे वर्ष जो क्या होता है कि अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष ये बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। किसको अपना लिया दोस्तों? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की दीक्षा इन्हें कौन देता है? बौद्ध धर्म की दीक्षा देता है उपगुप्त। ये देखते हैं कि इनका एक भतीजा होता है सुमन, वो सुमन इनके भाई का नाम होता है, निग्रोथ उसका नाम होता है, इनके भतीजे का नाम निग्रोथ। निग्रोथ बड़ा मतलब चमक धमक वाला बंदा होता है, एकदम चेहरे पे तेज, एकदम भिक्षु टाइप में होता है। फिलहाल तो उन्होंने इससे राज पूछा होगा क्या बात है तेरे आखिर मुस्कान का राज क्या है, वो बताता है, तो ये उससे प्रभावित हो जाते हैं और अटेंड कर लेते हैं। बोले ठीक है यार, एक का सेमिनार में भी अटेंड करूंगा, और ठीक हो जाता है। बाद में 261 में होता है इनका युद्ध, कलिंग युद्ध होता है, इसकी हम लोग बात करेंगे फिलहाल। ठीक है। इसका नाम हमें देवानाम्पीय पीरसी मिलता है, जिसका अर्थ होता है देवों का प्यारा। देवों का प्यारा। हालांकि दीपवंश में और पुराणों में अलग अलग नाम मिलते हैं। जैसे पुराण में इसको कहा गया है अशोक वर्धन। पुराण में इसको क्या कहते हैं? अशोक वर्धन। ठीक है। दीपवंश में इसको कहा गया है करमोली। दीपवंश, दीपवंश में इसका नाम मिलता है दोस्तों करमोली। इसके अभिलेख हमको मिलते हैं कहां से? मास्की से, गुर्जरा से, नेट्टूर से और उदयगोलम से। गुर्जरा आपका पड़ता है एमपी में। इसके अलावा ये जो चीजें हैं ये क्षेत्र पड़ते हैं आपके कर्नाटक में। यहां पर भी इसका नाम अशोक ही मिलता है।
क्या मिल रहा है? अशोक। और इसके अलावा जहां भी आप जाओगे इसका नाम मिलेगा देवानामपीय पियदसी। क्या नाम मिलेगा दोस्तों? देवानामपीय पियदसी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है आपका। अशोक से क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। अशोक का धार्मिक जीवन ये बाद में बात करेंगे, पहले इसकी बात करते हैं हम लोग और थोड़ी सी। ऐसा माना जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या की। 99 भाइयों की हत्या करके इसने साम्राज्य को स्थापित किया था। इसमें सिंघली स्मृति भी यही बात कहती है। सिंघली स्मृति, युद्ध हुआ था, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ है, और इसने कहीं ना कहीं अपने भाइयों को हराया भी है, नो डाउट। ठीक है, इसके अनुसार यही माना था कि इसने अपने भाइयों की हत्या की। कहते हैं कि कुएं में डाल दिया था अपने भाइयों को। हालांकि हम लोग ये भी देखते हैं कि इसका भाई सुमन हमें दिखाई देता है, फिर उसका पुत्र निग्रोध की भी हम लोग बात करते हैं कि वो बौद्ध हो गया था। तो शुरुआत में शायद हो सकता है ये ऐसा करके रहा हो, जो भी हो। कलिंग युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व में। और उसके बाद में ये देखता है वहां की लाशें, और इसका मन जो है व्यथित हो जाता है, और वहीं से एक कसम खाता है कि नो वॉर, ओनली पीस, केवल शांति की बातें करनी है। वहां पर एक शिलालेख भी ये गढ़वाता है, उसमें साफ साफ लिखता है कि आप सभी मेरी संतानें हैं। अशोक एक ऐसा राजा था जिसे कह सकते हैं कि इसने विश्व के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में उत्कीर्ण करवा दिया। इससे पहले हम लोग नहीं देखते ना इससे पहले के राजाओं के नाम, ना उससे बाद के राजाओं के नाम जो विश्व इतिहास में कोई स्थान रखते हो, लेकिन ये स्थान रखता है। खैर, आगे बढ़ते हैं कि इसका धार्मिक जीवन कैसा था। चौथे वर्ष इसने बौद्ध धर्म अपनाया, हम लोग इसकी बात कर चुके हैं। 10वें वर्ष इसने बौद्ध गया की यात्रा की, और 20वें वर्ष ये गया है लुम्बिनी। मतलब इसने धम्म यात्राएं शुरू कर दी थी। ये उन स्थानों पर जाता है जहां से भगवान बुद्ध गुजरे थे, जहां उनके कुछ विशिष्ट स्थान थे। तो ये 20वें वर्ष जाता है लुम्बिनी, और लुम्बिनी कौन सा स्थान है? जहां पर भगवान बुद्ध का जन्म स्थान था। वहां जाकर के ये वहां का टैक्स माफ कर देता है। बोले मैं आ गया हूं, इतना काफी है। और कहते हैं कि 1/16 या फिर कुछ जगहों पर मिलता है 1/20 भाग कर देता है टैक्स का। भाई प्रशासन संभालने के लिए कुछ तो टैक्स लेना ही पड़ेगा ना, इस प्रकार से। ठीक, और ये आखेट पर रोक लगा देता। आखेट का मतलब होता है शिकार। नो वार, नो शिकार, ओनली उदार। तो ठीक है, हालांकि इसके राज्य में एक दो जगह पर करता था, मतलब शिकार होता था, हिरण वगैरह का मांस खाया जाता था, लेकिन मोस्टली इसने सार्वजनिक तौर पर शिकार पर रोक लगा दी थी। इसने कहा कुछ नहीं करना यार, ये सब गलत बातें हैं। इसने धम्म यात्राएं की, जो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसने यात्रा की थी बोध गया की। ये सब क्रम में लिखा हुआ है। बोध गया के बाद ये गया लुम्बिनी, सॉरी कुशीनगर, और कुशीनगर के बाद में गया है लुम्बिनी। लुम्बिनी गया है 20वें वर्ष। फिर गया है कपिलवस्तु, फिर गया सारनाथ, और अंत में ही गया है श्रावस्ती। ध्यान रखें, महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा समय जो बिताया था अपने जीवन काल का, वो था श्रावस्ती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक का धम्म, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अशोक का धम्म नहीं बल्कि अशोक का धर्म था।
डीपली हम लोग बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग केवल नॉर्मल तरीके से क्लास को पढ़ रहे हैं। जो बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर क्वेश्चन जाता भी नहीं है। ये जो अशोक का धम्म है, यह संस्कृत के एक प्रकार के धर्म से ही बना है। धम्म का अर्थ हो गया मतलब उदार होना। धर्म का अर्थ कोई धर्म नहीं होता, रिलीजियस नहीं होता है। धर्म का मतलब कि मेरा धर्म है पढ़ाना, आपका धर्म है पढ़ना। माता पिता का धर्म है कि आपकी कुछ जरूरतों का ख्याल रखें, आपका जो धर्म है कि आप माता पिता की जरूरतों का ध्यान रखें बड़े होकर के। यही धर्म होता है, इसके अलावा और कुछ अलग से धर्म माने नहीं रखता है। ठीक है, अशोक के बारे में कुछ बातें कही गई हैं कि अपास ने बहु कयाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे चा। अर्थात पाप नहीं करना, कल्याणकारी काम करना, दया दान करना और सदा सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता रखना तथा साधुता बनाए रखना। साधुता का मतलब है कि उदार बने रहना। ऐसे तत्व अशोक के धम्म में देखने को मिलते हैं। यहां तक कि ये बौद्ध धर्म से इतना ज्यादा प्रभावित था कि इसने अपने बच्चों को भेज दिया श्रीलंका, बोले जाओ प्रमोशन करो। एक का नाम था महेंद्र और दूसरा का नाम था संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा को। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम लोग। धम्मघोष से पूर्व अशोक कलिंग विजय कर चुका था। इसका मतलब यह है कि धम्मघोष जो उसने की थी उसके बाद में उसने कलिंग विजय नहीं की है। कलिंग में जो मारकाट हुई है उसके धम्मघोष से पहले हो चुकी है और व्यतीत हो गया था, वह विजय कर चुका था और संपूर्ण भारत में मौर्य साम्राज्य का विस्तार हो चुका था। अशोक का मुख्य लक्ष्य अब अपनी प्रजा के विद्रोह की भावना को कम करना था। भाई मारकाट कम थोड़ी ना करी, बहुत अच्छी मात्रा में मारकाट हुई थी, अच्छी खासी। ठीक, आसपास के राज्यों को आक्रमण से रोकना तथा शांति बनाए रखना था। हम देखेंगे कि इसके इसका जो स्तूप है या इसने जो लाट बनाई अशोक की लाट जिसे हम कहते हैं, उसमें सिंह जो है ऐसी मुद्रा में बैठे हुए हैं, एकदम तैयार मुद्रा में, लेटे हुए नहीं है, शांति बना रखे हैं, मुंह उनका बंद है, दांत दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अशोक के शिलालेखों की हम लोग अब बात करते हैं। कुछ खास है। धौली अभिलेख ये ओडिशा के खोरधा जिले में है। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ जाता है। सहबाजगढ़ी अभिलेख ये पाकिस्तान में है। मनसेरा ये भी पाकिस्तान में है और ये दोनों खरोष्ठी लिपि में है। कौन सी लिपि है? खरोष्ठी लिपि है। और ये लिपि जो है इस प्रकार से इस तरफ लिखी जाती है जैसे कि उर्दू लिखी जाती है, उर्दू की तरह यह भी दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। कालसी अभिलेख ये देहरादून में है। देहरादून कहां है? उत्तराखंड में है। जौगढ़ अभिलेख ये उड़ीसा के जौगढ़ में ही है, ये एक जगह का नाम भी है। सोबरा अभिलेख ये महाराष्ट्र के पालघर जिले में है। एर्रागुडी अभिलेख ये है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में है। गिरनार अभिलेख ये काठियावाड़ में है, ये जूनागढ़ के पास में है। और कांधार या कंदहार अफगानिस्तान का एक शहर है। इन सब से भी हमें यह मालूम चलता है कि इसका साम्राज्य का विस्तार कहां कहां तक रहा होगा। इसके साम्राज्य का विस्तार जम्मू कश्मीर से कर्नाटक तक था। हालांकि अफगानिस्तान में भी इसका क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि वहां से मिले अभिलेख हमें इस बात की जानकारी देती है। कंधार का अभिलेख देखो यहां पे होगा कहीं पे फिलहाल। ठीक है, हाँ ये है। और इधर से गुजरात के क्षेत्र से शुरू हो जाता था इसका, और इधर चले जाओ आप बंगाल की खाड़ी तक, यहां तक इसका विकास
हुआ था। ठीक बा, ठीक। चलो आगे एक पॉइंट की बात करते हैं। अभी कुछ खास बातें हैं इसके बारे में जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं। शिलालेख की बात करते हैं। इसके जो प्रमुख शिलालेख थे उसके बारे में बात हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिखे हैं, सभी नहीं लिखे हैं, सबके बारे में हम लोग चर्चा नहीं ना करेंगे। पहला शिलालेख है, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। उन्होंने कहा कि भैया नो मोर किलिंग, नो मोर किलिंग। दूसरा शिलालेख है, इसमें पशु चिकित्सा के बारे में की गई है। इसका मतलब है कि अब ये दूसरों के साथ साथ अब मतलब पशुओं का भी ध्यान रखेगा। ये सराय भी बनवाता है। सराय का मतलब ये होता है कि रात में यात्रियों के ठहरने के लिए, ठीक है, इस प्रकार से ये बात करता है। तीसरे शिलालेख में ये प्रादेशिक दौरे की बात करता, अपने जो साथ के लोग होते हैं उनसे कहता कि भैया तुम लोग जाया करोगे प्रत्येक 5वें वर्ष, चौथे वर्ष, और दौरा करके पता करोगे कि किसी भी जनता को किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है। ठीक। चौथे शिलालेख की बात करते हैं। इसमें भैरीनाथ द्वारा धम्म घोष की घोषणा की गई। धम्म घोष का मतलब हो गया कि अब धम्म घोष के पश्चात में किसी प्रकार का नो मोर बार, अब युद्ध नहीं ना होगा। छठा शिलालेख, ठीक है, छठे शिलालेख की बात करेंगे। राजा से मिल सकते हैं किसी भी टाइम, किसी भी समय। मैं चाहे कहीं भी रहूं, मैं चाहे सैन्य कक्ष में हूं, मैं चाहे किसी भी जगह हूं, रात्रि का मध्य पहर है, चाहे रात्रि का पहला प्रहर है, चाहे लास्ट पहर है, आप किसी भी समय राजा से मिल सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से। सातवें शिलालेख की अगर हम लोग बात करते हैं तो सर्वधर्म समभाव की बात की है। हम देखते हैं कि अशोक स्वयं पहले ब्राह्मण था। अशोक ब्राह्मण था, पिता जो थे वो भी दूसरे धर्म को मानते थे, दादाजी थे वो जैन थे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये बताते हैं विद्वान कि अशोक शुरुआत में शैव मत का अनुयायी था। शैव मत का अनुयायी भी माना जाता। तो इसने कहा है कि सभी धर्मों के प्रति उदारता रखी जाएगी, किसी भी धर्म के लिए उससे मतलब तटस्थ रहा जाएगा, हम उसके खिलाफ कोई भी कार्य नहीं न करेंगे। ठीक। 11वें अभिलेख की बात करते हैं। पहले नवा अभिलेख की बात कर रहे हैं। देखो इसमें इन्होंने धम्म समारोह की चर्चा की। इन्होंने कहा कि जहां तहां जाकर के उसके बारे में बताओ। किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की चर्चा जो है की जाती, जिसे आजकल जागरण नहीं होता है, इस प्रकार से बता रहा। दूसरा हम देखते हैं कि रामचरितमानस को भी बताया जाता है इसी प्रकार से। ठीक इसी प्रकार से इसका भी प्रचार करना था। 11वां अभिलेख आता है। इसमें धम्म नीति की व्याख्या की गई कि आखिर धम्म नीति वास्तव में क्या है, ये कोई धर्म है या सिर्फ एक विशेष प्रकार की नीति है। 13वें शिलालेख की बात करेंगे। इसमें इसने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। इन्होंने कलिंग के क्षेत्र में लगा दिया था एक शिलालेख, और लोगों को ये मालूम चले कि यहां पर एक युद्ध हुआ था। साथ ही साथ उसने ये लिख दिया है कि सभी लोग सही रहें, सानू हथियार छड्डे हैं, चलाना नहीं भूले, है ना, इस प्रकार की बात की है। ठीक, आगे की बात करते हैं हम लोग इनकी अब खास चीजों की। अशोक के प्रांत कौन कौन से थे? तो सबसे पहले प्रांत की बात करेंगे और उसकी राजधानी की। ध्यान रखें शुरुआत में इनके 4 प्रांत हुआ करते थे, लेकिन बाद में ये कलिंग को जीत लेते हैं और हो जाते हैं इनके 5। तो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, ये हमारा पूर्वी क्षेत्र हो जाता है। फिर हमारा अवंती राष्ट्र हो जाता है और इसकी राजधानी हो गई, ये पूर्वी नहीं, ये उत्तरी हो गया। मैं भी कहां जा रहा हूं, ठीक है। अवंती राष्ट्र की राजधानी हो गई उज्जैनी, ये हमारा पड़ता है
मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, सौराष्ट्र क्षेत्र में हम लोग कह सकते हैं। कलिंग प्रांत ये पड़ता है पूर्वी क्षेत्र में, इसकी राजधानी थी तोसली। ध्यान रखें यह बंदरगाह की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था, इसे जीतना जरूरी था और यहीं से जो है इनका अबाध रूप से व्यापार होता था। दक्षिणापथ ये दक्षिण में है, इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। और फिर हो गया हमारा प्राची यानी मध्य देश और जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। यहां मध्य देश का मतलब हो गया है मगध का क्षेत्र, बिहार की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना बाबू? ठीक, बिहार की बात हो रही है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है। और नहीं आ रहा है तो भी आ रहा है, आ रहा है तो भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के प्रमुख चीजों की, सैनिक व्यवस्था की। ठीक, यानी प्रशासन व्यवस्था। सप्तांग सिद्धांत ये जो है दिए थे चाणक्य ने। इसी में तो खास आदमी था चाणक्य यार, सही से बात होती थी एकदम करेक्ट तरीके से। राजा ये सबसे पहला सिद्धांत है। राजा का ये राजा का मतलब ये नहीं कि मैं किसी विशेष व्यक्ति की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस समय कि प्रशासन को किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, कैसे करके वो बात बनती है। पहला अंतिम माना जाता है, अंतिम और सातवां ये मित्र माना जाता है। पहला खास सबसे राजा ही होता है। दूसरा हो गया अमात्य, जो खास लोग होते हैं, वो आंख का काम करते हैं, ये सोचने का काम करता है। जनपद ये एक प्रकार से ताकत होती है जिस पर साम्राज्य टिका हुआ है। दुर्ग ये ताकत है कि ये जकड़े रखता है, उसको टूटने नहीं देता है। कोष इसका काम है अर्थव्यवस्था को ठीक रखना। और दंड बल या सेना ये काम करता है दिमाग का। ये हर जगह फैले हुए होते हैं, ये नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। और लास्ट में मित्र, मित्र का काम होता है देखना है कि क्या करना है। सुन के आए यार ये कमी है, प्रजा हमारे बारे में ये सोच रही है, बोले ठीक, और उसकी बात मानी जाती है। मित्र की बात को मानना पड़ेगा। ठीक है, अब हम मौर्यकालीन प्रांतों की, केंद्र की, केंद्र जो है, केंद्र सबसे मुख्य इकाई हुआ करती थी, इसका प्रमुख होता था राजा, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक, प्रांत, प्रांतों को चक्र भी कहा गया है और यहां के लिए सबसे प्रमुख लोग हुआ करते थे जिन्हें आर्य भी कह दिया जाता था कभी कभी, है ना। खास लोग होते थे, अमात्य टाइप के लोग। मंडल, जैसे स्टेट को कई मंडलों में बांटा जाता है, उसी प्रकार से उस मंडल में कई सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट कितने होते हैं ये आप सभी को पता है, कई सारे एक मंडल में डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं जिनको आहार कहा जाता था। ये कंट्रोल करते थे इन लोगों पे स्थानीय। और ये स्थानीय जो क्षेत्र था ये 800 गांवों का समूह था। कौन सा है? 800 गांवों का समूह। द्रोणमुख ये 400 ग्रामों का समूह है, 400 गांव। खारपटिक ये 200 गांव का समूह है। संग्रहण ये 10 गांव का समूह है। और सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम, और ग्राम का प्रमुख होता था ग्रामणी। कई सारे परिवार मिलकर के बनाते थे गांव, और गांव का प्रमुख हो जाता था ग्रामीण। चलिए ठीक है, अगली बात करते हैं। सैन्य व्यवस्था की बात करते हैं। सैन्य व्यवस्था इसकी बड़ा विशिष्ट मानी जाती है। जस्टिन कहता है कि ये वह तो एक डाकुओं का गिरोह था। जस्टिन
चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को कहता है डाकुओं का गिरोह। ठीक, बाद में बात करेंगे। चतुरंग बल सेना का मतलब वही हो गया कि पैदल सेना, है ना। और अश्व सेना, ठीक। और फिर हो गई आपकी घुड़सवार, घुड़सवार हो तो गए। हाथी की सेना, और हो गई रथ सेना। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि इसके पास जितनी बड़ी सेना थी, इसने पूरे भारत को रौंद दिया था। किसने? चंद्रगुप्त की मौर्य की सेना या मौर्य साम्राज्य की सेना ने। इनके पास मतलब बड़ी, मतलब बड़ी का मतलब है कि बहुत बड़ी सेना थी। पैदल सेना थी 6 लाख, घोड़े 50,000। कम होते हैं क्या? और अगर हाथियों की बात करेंगे तो लगभग 900 हाथी थे, ऐसा माना जाता है। 900 नहीं, लगभग 9,000 हाथी थे, सॉरी 9,000 हाथी थे। और 800 रथों से सुसज्जित सेना थी। 800 रथों से सुसज्जित सेना। 800 रथ बहुत हो जाते हैं, ठीक। तो इसको चतुरंगणी सेना कहा गया था। पूरे भारत को रौंदने की काम इसने किया था। चलिए आगे की बात करते हैं। न्याय व्यवस्था कैसी थी? वही सिंपल। प्रमुख कौन था न्यायालय का प्रमुख? राजा। इसका जो न्याय था वो अंतिम था। इसके अलावा 2 प्रकार के न्यायालय और भी थे। कौन से? धर्मस्थीय और कंटक शोधन। ये दीवानी और फौजदारी थे। दीवानी एवं फौजदारी। कंटक शोधन का काम था फौजदारी मामलों को निपटाना, और धर्मस्थीय का मतलब था दीवानी मामलों को निपटाना। ठीक इस प्रकार से इनकी कहानी चल रही थी। न्याय व्यवस्था ठीक ठाक थी। ठीक। गुप्तचर व्यवस्था की बात करते हैं हम लोग। इसके अंतर्गत गुप्तचर, गुप्त विभाग जो था उसका जो प्रमुख था वो कहलाता था महामात्यासर्प। महामात्यासर्प। यहां पर 2 प्रकार के गुप्तचर हुआ करते, संस्था एवं संचरा। संस्था के जो लोग जो थे वो एक जगह पर रहकर गुप्तचरी करते थे, एक स्थान पर। और दूसरे होते थे संचरा। ये जो थे वो घुमक्कड़ टाइप के लोग थे, जहां तहां जाकर के पता लगाना कि क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा है। रक्षणी की अगर बात करेंगे तो रक्षणी एक प्रकार की पुलिस थी। ये एक प्रकार की पुलिस का काम करती थी, रक्षा का काम करती थी। मतलब इसका काम था मेंटेनेंस करना प्रशासन व्यवस्था को, कि कोई कानून तो नहीं तोड़ रहा है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था अच्छा पॉइंट है और इससे अक्सर प्रश्न आ जाते हैं। दास व्यवस्था। जो विदेशी शासक हैं या जो विदेशी नागरिक आए थे लोग, वो ऐसा मानते हैं कि उस समय किसी प्रकार की दास व्यवस्था थी ही नहीं, जैसे कि मैगस्थनीज कहता है अपनी इंडिका में। लेकिन दास व्यवस्था थी। इसमें 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है।
इन्हें जो है कृषि कार्यों में लगाया जाता था। घरेलू कार्यों के साथ साथ कृषि कार्यों में भी काम इनसे लिया जाता था। मगध साम्राज्य में हम लोग देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखते हैं दास प्रथा तो थी, लेकिन उनका काम जो था वो घरेलू कार्यों में था केवल। अब ये कृषि कार्यों में भी इनका यूज कर रहे हैं। ठीक है। स्त्रियों की स्थिति अगर बात करेंगे तो स्त्रियों की स्थिति जो है यहीं से थोड़ी सी मतलब ठीक ठाक थी, लेकिन खराब होनी शुरू हो गई थी, कुछ दिक्कतें आई थी। नियोग होता था। नियोग का मतलब यही हो गया कि अपने देवर के साथ सहचर्य। विधवा विवाह भी होते थे, इसका मतलब कि मामला ठीक था, है ना। और वैश्यावृत्ति भी हुआ करती थी। वैश्यावृत्ति स्वतंत्र रूप से जो वैश्यावृत्ति करती थी उनको रूपा जीवा कहा जाता था। क्या नाम था उनका? रूपा जीवा। और इनको जो मेंटेन करती थी, जो विभाग मेंटेन करता था, जो अध्यक्ष मेंटेन करता था, उसको कहा जाता था गणिकाध्यक्ष। गणिकाध्यक्ष। जो स्त्रियां कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी उनको अनिष्कासिनी कहा गया। बाकी समाज ठीक ठाक था, जैसा नॉर्मल होता है। मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन थे। सूती वस्त्र का भी यूज होता था। व्यापार के लिए लोग मुद्राओं का यूज करते थे, वो हम लोग अभी अर्थव्यवस्था में चल के बात करेंगे इस बारे में। ठीक। मौर्यकालीन धर्म क्या था? मौर्यकालीन धर्म आपको पता ही है कि यहां पर शैव धर्म का भी प्रचलन था। ठीक। इसके अलावा ब्राह्मण धर्म भी चल रहा था, जैन, और इस काल में जब तक अशोक था तब तक बौद्ध धर्म का भी अच्छा खासा बोलबाला था, क्योंकि इस धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। क्या है? राजकीय संरक्षण। मूर्ति पूजा उस समय होने लगी थी, हालांकि मंदिरों का बड़ी मात्रा में निर्माण नहीं मिलता है, विहारों का निर्माण मिलता है, स्तूपों का निर्माण मिलता है, लेकिन मूर्ति पूजा होती थी। नाग पूजा होती थी, इसको हम लोग प्रकृति पूजा से जोड़ सकते हैं। दूसरा, धार्मिक उदारता थी। धार्मिक उदारता का मतलब यही हो गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। बिंदुसार का धर्म अलग था, अशोक का धर्म अलग था, लोगों का धर्म अलग था, ब्राह्मणों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, इस प्रकार से। हालांकि ब्राह्मण नाराज थे क्योंकि बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिया गया था। डायनोसिस और हेराक्लीज की चर्चा मिलती है। इनको जो है कृष्ण से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? कृष्ण और शंकर से। ठीक है। तो ये जो है यूनानी देवता है। कौन है? यूनानी देवता। इनकी भी चर्चा हमको देखने को मिलती है। धर्म की उदारता थी, इसलिए ये काल जो है ठीक चल रहा था। चलिए, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की बात करते हैं हम लोग थोड़ी सी। कृषि 3 प्रकार की भूमि हुआ करती थी। 3 नहीं है, मैं कहूंगा कि लगभग 5 प्रकार की भूमि हुआ करती थी, लेकिन हम खास भूमियों की बात करते हैं। क्रस्ट भूमि, आक्रस्ट भूमि और अदेव मात्रक। इसके अलावा क्षेत्रक भूमि भी थी, है ना, और देव मात्रक भूमि भी थी। क्रस्ट भूमि वो थी जुती हुई भूमि जिसे कहते थे, जो हर साल जोती जाती थी, जिसमें कृषि की जाती थी। आक्रस्ट भूमि कही जाती थी बंजर भूमि को। ठीक है। अदेव मात्रक वो थी जो
बिना वर्षा के खेती होती थी जहां, बिना वर्षा के खेती। देवमात्रक वो होती थी जो वर्षा के बिना, जिसमें भूमि नहीं होती थी। ठीक, ये अपने अपने क्षेत्र की सरकारी टाइप की भूमियां होती थी। इसके अलावा अगर बात करें कि अर्थव्यवस्था चलती कैसे थी, तो टैक्स से चलती थी। टैक्स किसका था? मुख्य रूप से कृषि का। कृषि का 1/6वां भाग लिया जाता था टैक्स के रूप में, और टैक्स का नाम था सीता। सीता जो था वो कृषि की उपज का जो हिस्सा होता था 1/6 भाग, उसको कहते थे सीता। भोग भी कहा गया है। इसके अलावा सेतु कर भी लिया जाता था, नाव से इधर उधर जाने के लिए जो टैक्स दिया जाता था। सिंचाई कर भी लगाया जाता था। सिंचाई कर, ठीक। इसके अलावा व्यापार वाणिज्य भी होता था। ये कर व्यवस्था की हम लोग बात कर ही चुके हैं। उद्योग धंधे भी चलते थे, शिल्पकार हुआ करते थे उस समय। शिल्पकार में रथकार, जो रथ का निर्माण करते थे। इसके अलावा बढ़ई, इसके अलावा लोहार, है ना, सुनार, जिनका काम था आभूषण बनाना, ठीक। लिपिकार, ये राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करते थे, ठीक है। इसके अलावा बुनकर, जो वस्त्रों को बुनने का काम करते थे, ठीक है। जुलाहे, जुलाहों का भी उल्लेख मिलता है। चर्मकार भी का भी उल्लेख हमको मिलता है। ये सभी जो है इस समय की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते थे, ठीक है। इसके अलावा श्रेणियां भी बनी हुई थी। श्रेणियां उन्हें कहते हैं जो कुछ व्यापारी मिलकर संगठन बनाते थे। व्यापारिक संगठन, व्यापारिक संगठन भी जो है काम करता था इसमें, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें कि यहां का विनिमय कैसे होता था, तो विनिमय का कई प्रकार थे विनिमय के। ये कुछ मौर्यकालीन मुद्राएं हैं, जिनमें से कारसापण, पर्ण, धारण, ये जो है मतलब चांदी की मुद्राएं हैं। सुवर्ण एवं निष्क, ये सोने की मुद्राएं हैं। मासक एवं कांकड़ी, ये जो हैं ये तांबे एवं कांसे की मुद्राएं हैं। ठीक इस प्रकार से इनका काम चलता था। वस्तु विनिमय भी थी, लेकिन मुद्राओं का चलन तो शुरू हो ही गया था, वस्तु विनिमय भी है। इसके अलावा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी होता था। बड़ी मात्रा में हमें अफगानिस्तान से यहाँ के क्षेत्रों में आने जाने के प्रमाण हमको मिले हैं। गुजरात के क्षेत्रों से पोर्ट यानी नाव के जरिए भी व्यापार होता था। मन के मृदभांड, हाथी दांत इत्यादि वस्तुओं का भी यहां पर व्यापार होता था, ठीक है। ये तो हमारी हो गई अर्थव्यवस्था की बात, व्यापार वाणिज्य जिसकी हम लोग वही बात कर रहे थे। आंतरिक एवं बाह्य व्यापार भी होता था, ठीक है। व्यापार के प्रमुख केंद्र जैसे तक्षशिला हो गया, काशी, उज्जैन, कौशाम्बी और तोसली यानी कलिंग की बात हो रही है। इन क्षेत्रों से व्यापार हमारा होता था। उस समय ये नहीं था ना कि अगर अमेरिका है तो विदेश है, और अगर यूपी का आदमी बिहार जा रहा है तो वो हमारा राज्य, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय बिहार विदेश था उनके लिए, उसको भी हम लोग कह सकते हैं कि ये विदेशी राज्य चल रहा था, है ना। इस क्षेत्र से इस टाइप से जो है बातें होती थी, ठीक है। प्रमुख व्यापारिक मार्ग, चलो इनकी बात करते हैं। टोटल 4 मार्ग की बात हो गई है। पुरुषपुर से पाटलिपुत्र यानी उत्तर उत्तर पश्चिम से लेकर के पूर्व तक, ठीक है।
दूसरा मार्ग था पाटल से कौशाम्बी के लिए। तीसरा मार्ग था प्रतिष्ठान से श्रावस्ती के लिए। और चौथा मार्ग था भृगुकच्छ से मथुरा के लिए। ये कुछ ऐसे मार्ग थे जिनके द्वारा ही जो है व्यापार हुआ करते थे। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट की बात करते हैं। बिल्कुल लास्ट क्लास की बात हो रही है, बस कुछ सेकंड और ठहरिए, कुछ मिनट। चलिए इसकी बात करते हैं। और मौर्यकालीन जो कला है विशिष्ट है, मैंने सारे पॉइंट्स दिए, जो मेन मेन पॉइंट्स लिख दिए हैं। मौर्यकालीन कला में जो है राजकीय संरक्षण कला, राजकीय कला थी और लोक कला थी। लोक कला का मतलब हो गया जो मतलब पारंपरिक तरीके से जो बनाई जाती थी, लोग अपनी मर्जी से बना लेते थे। और राजकीय कला का मतलब हो गया जो राजकीय संरक्षण में कुछ दरबारी टाइप के लोग होते थे, उनसे बनवाई जाती थी। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां बनती थी। ध्यान रखें कि 7 फीट ऊंची मूर्ति हमको मिलती है इसी काल की। एकास्मक स्तंभ मिलते हैं। एकास्मक स्तंभ का मतलब है कि एक ही पत्थर से तरासे गए स्तंभ या कोई मूर्ति, मतलब एक ही पत्थर है, उस पत्थर को काट पीट के इस प्रकार से मूर्ति को बना दिया। ठीक, उसे कहते हैं एकास्मक। कंदराओं का निर्माण, कंदराओं का मतलब होता है गुफाओं का निर्माण। ठीक, गुहाओं का विकास। गुहाओं का मतलब होता है कि एक विशेष प्रकार के आवास के लिए, मतलब घर टाइप का बनाया था, उन्हें कहते थे गुहा। निर्माण में किसका उपयोग कर रहे हैं? ये पत्थरों का उपयोग कर रहे हैं। ईंटें कहां बनती थी उस समय? हालांकि ईंटें हमको दिखाई देती हैं हड़प्पा काल में, लेकिन इस काल में नहीं है। लौह अयस्कों का सदा हुआ उपयोग, इसका मतलब कि इस समय लोहे की बात बढ़िया करके शुरू हो गई है। मगध काल से ही हम लोग देख रहे हैं, उत्तर वैदिक काल से ही। चमकदार पालिश का उपयोग, बर्तनों में इनका उपयोग होता था। चित्रित धूसर मृदभांड जिसे कहा जाता था। भवन निर्माण में किसका प्रयोग कर रहे हैं? लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, मूर्ति बनती थी चिपकपा पद्धति से। एकदम ये नहीं मालूम हो सकता था कि ये चिपकाई गई है या फिर अलग से वैक्सीनेट करी गई है। 4 सिंगों वाली मूर्ति मिलती है किसमें? सारनाथ स्तंभ में 4 सिंह दिखाए गए हैं। इस समय अशोक की लाट के रूप में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है। पतन की अगर बात करेंगे तो पतन में क्या होता है कि जो इसकी पद्धति होती है, जो सिस्टम होता है, जो इसकी व्यवस्था होती है अशोक की, वो थोड़ी सी ज्यादा अहिंसात्मक होती है। तो आस पड़ोस के क्षेत्रीय राज्यों ने उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद में एक बात और भी आती है कि जो शासक हुए थे, वो शासक जो थे वो थोड़े से बेवकूफ टाइप के रहे थे। बेवकूफ टाइप का मतलब ये हो गया कि जैसे कि एक इसके पुत्र का उल्लेख मिलता है, तीबर का उल्लेख। ये हर जगह नहीं है, इसका भी कोई पता नहीं था या नहीं था। एक पुत्र का उल्लेख मिलता है दशरथ, ये भी पता नहीं है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बृहद्रथ की चर्चा मिलती है। ऐसा माना था कि बृहद्रथ की हत्या कर दी जाती है और बाद में मौर्य काल का अंत हो जाता है और शुंग काल की व्यवस्था शुरू हो जाती है। इसको मार करके नए शासन की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही बात करते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए नमस्कार।